पिछली बार हमने शरीर से जुड़े अपराधों पर बात की थी। आज देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस हमारी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी को कैसे सुरक्षित रखती है। जी बिल्कुल। शरीर की सुरक्षा के बाद संपत्ति की सुरक्षा ही किसी भी समाज के लिए उतनी ही जरूरी है। और मुझे लगता है आज हम अपराध की एक सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, है ना? सबसे नीचे है शायद चुपके से की गई चोरी, और फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे अपराध और खतरनाक होता जाएगा। बिल्कुल, ये जो सीढ़ी वाली बात है वो कानून की नजर में एकदम सटीक बैठती है। हर अपराध का एक लेवल होता है और कानून ये देखता है कि कोई अपराधी किस पायदान पर खड़ा है। तो आज हम संपत्ति से जुड़े कुछ सबसे आम अपराधों को समझेंगे। चोरी से शुरू करेंगे, फिर जबरदस्ती वसूली, लूट और डकैती तक पहुंचेंगे। और फिर उन अपराधों की दुनिया में भी झांकेंगे जो ज्यादातर आप कह सकती हैं कागजों और भरोसे की आड़ में होते हैं, जिन्हें व्हाइट कॉलर क्राइम्स भी कहा जाता है। और ये सभी अपराध एक दूसरे से बहुत बारीकी से जुड़े हैं, लेकिन इनके इंग्रेडिएंट्स में तत्वों में जरा सा भी फर्क आता है तो अपराध की शक्ल और सजा दोनों बदल जाती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सीढ़ी के पहले पायदान से शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी अपराध चोरी यानी थेफ्ट। बिल्कुल, बीएनएस के सेक्शन 303 के तहत चोरी के लिए 5 मुख्य इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं। अगर एक भी गायब है तो कानून की नजर में वो चोरी नहीं है। अच्छा, 5 बातें कौन से? हाँ, 1 बेईमानी का इरादा यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन। 2 चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी। 3 किसी दूसरे के कब्जे से पोजेशन से। 4 उसकी सहमति के बिना विदाउट कंसेंट। और 5वां, और ये बहुत जरूरी है, उस संपत्ति को हटाना यानी मूविंग द प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। मेरा मतलब, किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये कानून कैसे साबित करता है? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर सारा खेल है। क्या कोई किसी की चीज गलती से उठा ले तो वो भी चोर हो गया? नहीं, बीएनएस के सेक्शन 27 के अनुसार डिसऑनेस्ट का मतलब है किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से फायदा, रॉन्गफुल गेन पहुंचाना या दूसरे को गलत तरीके से नुकसान, रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना। इरादा ही सब कुछ है। अच्छा, जैसे आपने कहा, कोई किसी दोस्त के घर पर उसका पेन गलती से अपना समझकर उठा ले तो वो चोरी नहीं है। इरादा बेईमान नहीं था, लेकिन घर आकर जैसे ही उसे पता चलता है कि पेन उसका नहीं है और वो उसे रखने का फैसला कर लेता है, उसी पल उसका इरादा बेईमान हो गया। ओह, तो अपराध उस पल में होता है जब दिमाग में बेईमानी आती है। बिल्कुल। और ये मूविंग द प्रॉपर्टी वाली बात, ये भी थोड़ी अजीब है। क्या सिर्फ किसी चीज को उसकी जगह से जरा सा हिला देना भी चोरी हो सकता है? उसे लेकर भागना जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी नहीं है। यहां पर कानून बहुत दिलचस्प हो जाता है। मूविंग का मतलब है उसे उसकी जगह से हटाना, चाहे 1 इंच ही क्यों ना हो। सच में? हाँ, इसके पीछे का तर्क यह है कि जैसे ही आपने किसी चीज को उसकी जगह से हटाया, आपने उसे उसके मालिक के कब्जे से बाहर कर दिया। चोरी का एक्ट उसी पल पूरा हो गया। कोई उदाहरण है इसका? है, जैसे अगर कोई किसी के खेत में लगे पेड़ को बेईमानी से ले जाने के इरादे से काटकर जमीन पर गिरा देता है, तो जैसे ही पेड़ जमीन से अलग होता है, चोरी हो जाती है। अरे वाह, उसे उठाकर ले जाना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो चोरी सीधी सी बात है, चुपके से बिना बताए किसी की चीज ले लेना। लेकिन एक्सटॉर्शन यानी जबरदस्ती वसूली, इससे कैसे अलग है? यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है और वो है सहमति का। चोरी में सहमति नहीं होती, जबकि एक्सटॉर्शन में सहमति ली जाती है, लेकिन डरा धमकाकर। बिल्कुल। बीएनएस का सेक्शन 308 कहता है कि जब कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की चोट, इंजरी का डर दिखाता है और उस डर के कारण उसे अपनी कोई संपत्ति या कीमती दस्तावेज देने पर मजबूर करता है, तो वो एक्सटॉर्शन है। तो चोरी में चुपके से लेना और एक्सटॉर्शन में डराकर दिलवाना, ये चोट या इंजरी का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट है? नहीं, कानून में इंजरी का मतलब बहुत बहुत व्यापक है। ये सिर्फ शारीरिक चोट नहीं, बल्कि किसी की प्रतिष्ठा रेपुटेशन, संपत्ति या दिमाग, माइंड को पहुंचाया गया कोई भी अवैध नुकसान हो सकता है। अच्छा, जैसे किसी को ब्लैकमेल करना? बिल्कुल। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति जी को धमकी देता है कि अगर उसने एक बॉन्ड पर साइन करके नहीं दिया तो वो उसकी कुछ निजी तस्वीरें पब्लिक कर देगा। या शारीरिक चोट का डर नहीं है, पर प्रतिष्ठा को नुकसान का डर है। डर के मारे जी साइन कर देता है। ये क्लासिक एक्सटॉर्शन है। समझ गए। और संपत्ति के मामले में भी कोई फर्क है? चोरी और एक्सटॉर्शन में? हाँ, ये भी एक बड़ा अंतर है। चोरी सिर्फ चल संपत्ति की हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की,
जैसे पैसा, गहने या गाड़ी। आप किसी का घर चुरा नहीं सकते। सही बात। लेकिन एक्सटॉर्शन में चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और कीमती दस्तावेज, वैल्यूएबल सिक्योरिटीज शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चीजें और गंभीर होने लगती हैं। लूट यानी रॉबरी क्या है? ये चोरी और वसूली से कैसे आगे बढ़ जाती है? अब आप सीढ़ी के उस हिस्से में आ गई हैं जहां खतरा बहुत बढ़ जाता है। बीएनएस का सेक्शन 309 साफ कहता है कि हर लूट में या तो चोरी होती है या जबरदस्ती वसूली। मतलब ये कोई अलग अपराध नहीं है? ये बस इन अपराधों का एक ज्यादा गंभीर, ज्यादा हिंसक रूप है। तो एक साधारण सी चोरी लूट जैसी गंभीर चीज कब बन जाती है? वो लाइन कहाँ है? चोरी लूट तब बनती है जब चोर चोरी करते समय या चोरी का माल ले जाते समय अचानक हिंसा का इस्तेमाल करे या तुरंत चोट पहुंचाने, जान से मारने का डर दिखाए। अच्छा। यह सबसे जरूरी शब्द है तुरंत, मतलब इंस्टेंट। डर और हिंसा उसी वक्त उसी जगह मौजूद है। और एक्सटॉर्शन लूट कब बनता है? एक्सटॉर्शन लूट तब बनता है जब अपराधी धमकी देते समय उस व्यक्ति के सामने मौजूद हो और उसे तुरंत देन एंड देयर जान से मारने, चोट पहुंचाने का डर दिखाकर संपत्ति देने पर मजबूर कर दे। ओके। यहां भी दो शब्द सबसे जरूरी हैं। एक, अपराधी की मौजूदगी, प्रेजेंस, और दूसरा, खतरे का तुरंत होना। जैसे सड़क पर कोई पिस्तौल दिखाकर पर्स छीन ले। बिल्कुल सही, ये रॉबरी है। यहाँ डर भी है, अपराधी सामने भी है, खतरा भी तुरंत है और संपत्ति भी तुरंत ली जा रही है। तो फिर डकैती, डकैती क्या है? ये तो फिल्मों में बहुत सुना है। हाँ, कानून में घोड़े जरूरी नहीं है, संख्या जरूरी है। संख्या? जी, बीएनएस सेक्शन 310 के अनुसार जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर लूट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो उसे डकैती कहते हैं। तो ये बस संख्या का खेल है। 5 से कम तो लूट, 5 या ज्यादा तो डकैती। लगता तो ऐसा है, लेकिन इसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक वजह है। अच्छा। वो क्या है? कानून ये मानता है कि 5 या उससे ज्यादा लोगों का एक संगठित समूह एक आम नागरिक के मन में जो आतंक और डर पैदा कर सकता है, वो 4 लोग नहीं कर सकते। सही बात है। ये एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि समाज की शांति पर एक संगठित हमले का संकेत है। इसीलिए इसे एक अलग, ज्यादा गंभीर अपराध माना गया है और इसकी सजा भी कहीं ज्यादा सख्त है। ये तो एक शानदार इंसाइट है। चलिए अब इस शोर शराबे वाली दुनिया से निकलकर उन अपराधों की तरफ चलते हैं जो खामोशी से होते हैं, भरोसे की आड़ में। जी। यहाँ पर 2 शब्द मुझे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सुनने में एक जैसे लगते हैं? बिल्कुल नहीं, और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहले बात करते हैं डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी बेईमानी से संपत्ति का गबन। सेक्शन 314 बीएनएस। ठीक है। इसमें किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति संयोग से या गलती से मिलती है। मिलते समय उसका इरादा नेक होता है, लेकिन बाद में उसके मन में बेईमानी आ जाती है। जैसे सड़क पर किसी का बटुआ गिरा हुआ मिलना। एकदम सही उदाहरण। मान लीजिए आपको सड़क पर एक बटुआ मिलता है, आप उसे उठाते हैं ताकि उसके मालिक को लौटा सकें। इस वक्त आपका इरादा नेक है, लेकिन घर जाकर आप देखते हैं कि उसमें 5,000 रुपए हैं और आप उन पैसों से अपने लिए कुछ खरीद लेते हैं। अपराध इस दूसरा पल में हुआ। यहां संपत्ति आपको सौंपी नहीं गई थी, आपको बस मिल गई थी। ओके, तो बेईमानी का इरादा संपत्ति मिलने के बाद आया। बिल्कुल। तो फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसे सीबीटीबी कहते हैं, उसमें क्या होता है? यहाँ जो एक शब्द पूरे खेल को बदल देता है वो है इंट्रस्टमेंट। इंट्रस्टमेंट? हाँ, मतलब संपत्ति का सौंपा जाना। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो सेक्शन 316 बीएनएस में है, तभी होता है जब आपको कोई संपत्ति एक भरोसे के तहत किसी खास काम के लिए सौंपी जाती है। अच्छा। जब आप उस भरोसे को तोड़कर उस संपत्ति का बेईमानी से अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो सीबीटी होता है। मतलब सारा खेल सौंपे जाने का है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, एक कुरियर वाले को एक महंगा फोन दिया जाता है कि वो उसे किसी पत्ते पर पहुंचा दे। यहां फोन उसे भरोसे पर एंट्रस्ट किया गया है, लेकिन वो उसे पहुंचाने के बजाय बेच देता है। ये सीबीटी है। यहां संपत्ति की पोजेशन पहले से ही कानूनी तौर पर अपराधी के पास थी, पर एक विश्वास के रिश्ते के तहत। लेकिन रुकिए, इसमें एक सवाल है। एक ऑफिस का कर्मचारी जो ऑफिस से स्टेशनरी चुरा के घर ले जाता है और एक कुरियर वाला जो पैकेट चुराता है, दोनों ही तो भरोसा तोड़ रहे हैं। तो क्या एक चोरी है और दूसरा सीबीटी? ये बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ फर्क एंट्रस्टमेंट की प्रकृति का है। कुरियर वाले को वो पैकेट खास तौर पर सौंपा गया है। उस संपत्ति पर उसका डोमिनियन या नियंत्रण एक खास मकसद के लिए है। ओके। वहीं
ऑफिस के कर्मचारी को ऑफिस की संपत्ति तक पहुंच एक्सेस उसकी नौकरी की वजह से मिली है, लेकिन स्टेशनरी का एक एक पेन उसे व्यक्तिगत रूप से सौंपा नहीं गया है। इसलिए उसका स्टेशनरी चुराना सेवक द्वारा चोरी यानी थेफ्ट बाय सर्वेंट के दायरे में आएगा, सीबीटी में नहीं। समझ गई। मतलब कानून की नज़र में सड़क पर मिले बटुए से पैसे निकालने और कुरियर का पैकेट गायब करने में जमीन आसमान का फर्क है। जी, क्योंकि एक में भरोसा सौंपा गया था। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो फिर धोखेबाजी या चीटिंग इसमें कहाँ फिट होती है, जहाँ कहानी शुरू ही एक झूठ से होती है? चीटिंग यानी छल सेक्शन 318 बीएनएस में है। ये उन अपराधों से अलग है जहां अपराधी चुपके से या जबरदस्ती कुछ लेता है। चीटिंग में पीड़ित अपनी संपत्ति खुद अपने हाथों से अपराधी को देता है, लेकिन एक धोखे के कारण। हाँ बिल्कुल। इसके मुख्य तत्व हैं, एक धोखा देना, डिसेप्शन यानी झूठ बोलकर या सच छिपाकर किसी को बहकाना, और दो मजबूर करना, इंड्यूसमेंट। उस धोखे की वजह से सामने वाले को कोई संपत्ति देने या कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर करना जिससे उसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है। जैसे कोई खुद को बड़ा सरकारी अफसर बताकर किसी दुकानदार से उधार पर सामान ले ले और उसका पैसे देने का इरादा शुरू से ही न हो। एकदम सही। ये चीटिंग का क्लासिक उदाहरण है। यहाँ अपराधी का इरादा पहले पल से ही बेईमान है। उसने एक झूठी पहचान बनाई, मतलब डिसेप्शन, और फिर उस पहचान का इस्तेमाल करके दुकानदार को भरोसा दिलाया। जी, और उसे सामान देने के लिए राजी किया, इंड्यूसमेंट, जबकि वो जानता था कि वो पैसे नहीं देगा। यहाँ सहमति तो है, लेकिन वो सहमति ही एक धोखे का नतीजा है। तो आज हमने संपत्ति से जुड़े अपराधों की पूरी चीरफाड़ कर दी। हमने देखा कि कानून चोरी चकारी से लेकर बड़े बड़े घोटालों तक को कैसे नापता है। छुपके से की गई चोरी से लेकर डरा धमकाकर की गई वसूली, हिंसा से भरी लूट, संगठित डकैती और आखिर में भरोसे और धोखे की आड़ में किए गए अपराध। और ये समझना जरूरी है कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी देखता है कि वो कैसे हुआ और किस इरादे से हुआ। हाँ, क्या सहमति थी, अगर थी तो कैसे ली गई, डराकर या बहकाकर? बिल्कुल, संपत्ति सौंपी गई थी या मिली थी। यही बारीकियां एक अपराध को दूसरे से अलग करती हैं और न्याय की दिशा तय करती हैं। आज हमने संपत्ति से जुड़े अपराधों की गहराई से पड़ताल की। अगली बार हम और बड़े स्तर पर बात करेंगे। राज्य के खिलाफ होने वाले अपराध, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, सार्वजनिक शांति, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को भंग करने वाले अपराध, और महिलाओं और बच्चों से जुड़े कुछ बेहद संवेदनशील कानूनों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी। जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने आज उन संपत्तियों की बात की जिन्हें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, पर उस संपत्ति का क्या जिसे चुराने के लिए किसी ताले को तोड़ने की जरूरत नहीं? जैसे किसी का आइडिया, किसी की डिजिटल पहचान या किसी कंपनी का गोपनीय डेटा। हमारा कानून इन नई अदृश्य चोरियों की चुनौतियों के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है?